नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष या विषुवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव, यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे जाएं तो इससे बने निकाय को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। और मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव की दूरी जो थी उसके केंद्र बिंदु को बोलते हैं अपन क्या? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O, और O A के बीच की दूरी मैंने मान ली स्मॉल a, और O से B के बीच की दूरी मान ली मैंने स्मॉल a। अब देखिए, इसकी निरक्ष रेखा का मतलब हो गया कि जो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है उसके लंबवत कोई भी रेखा खींची जाए तो उस रेखा को क्या बोलते हैं अपन? निरक्ष। इस निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस डेरिवेशन की थ्योरी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसकी निरक्ष पर कोई बिंदु P, कोई प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, हमने मान लिया कि कोई, ये तो ए बी हो गया, ये कोई प्रेक्षण बिंदु था P, इस पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? अपन को तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये r दूरी पर है, तो सबसे पहली बात तो अपन क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन को ये दूरी चाहिए थी PB की, और आपको एक दूरी चाहिए थी PA की। तो देखो इससे अपन क्या लेंगे? त्रिभुज चित्रानुसार। क्या लेंगे? चित्रानुसार त्रिभुज कौन से POB से। तो देखिए ये रहा त्रिभुज POB। आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये थीटा कोण पर है और ये थीटा कोण पर है, और ये देखो लंबवत दूरी थी, तो इसको क्या मानेंगे अपन? समकोण त्रिभुज। तो इसलिए अपन कौन सी प्रमेय लगा देते हैं भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, तो अपने पास में हो जाएगा PB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना? OB स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा OP स्क्वायर। यानी कि अपने पास में PB स्क्वायर का मान आ जाएगा, देखो O, तो यहां से हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसका यहां से देखिए ये 1/2 चली जाएगी, तो यहां से PB इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। यानी कि यहां इसका मान आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। चलो अब बात करते हैं, अब किससे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे, देखो बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र क्या है? E1 वेक्टर है। तो देखिए E1 वेक्टर के लिए प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा भाई? बाहर की ओर त्रिज्यीय होगा। तो मैं इसे मान लेता हूं E1 वेक्टर, बाहर की ओर त्रिज्यीय। तो यहां से मान लेता हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या था? K³ अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, और R स्क्वायर का मान अपने पास में कितना हो जाएगा? देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये लो जी, क्यों? क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास में कौन सा केप? P केप। जहां ये दे देता हूं समीकरण नंबर 1, यहां लिख देंगे जहां P केप विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है।
अब देखिए ठीक इसी प्रकार तो अपन यहां से लिख सकते हैं इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तो देखिए P पर विद्युत क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और देखिए अब आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा P कैप। क्यों आया भाई? क्योंकि देखो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर हो जाएगी तो इसे क्या ले लेता हूं मैं E2 वेक्टर तो ये अंदर की ओर हो गई तो यहां से लिख देंगे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे जहां माइनस P कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है। अब देखिए अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है भाई कि विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है परंतु दिशाएं अलग-अलग है, दिशाएं भिन्न हैं। अब देखिए आप यहां से लिख सकते हैं कि E1 का परिमाण बराबर E2 का परिमाण। अब देखिए आप यहां से क्या करेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं घटकों में वियोजित करते हैं तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 व E2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर तो देखिए घटकों में वियोजित किस प्रकार करेंगे तो देखो ये अपने पास में देखो E1 था तो E1 का जो घटक जो क्षैतिज घटक होगा वो तो हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और देखो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। ये अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब देखिए यहां से देखेंगे फिर E2 को ये रहा अपना E2 माइनस के कारण अंदर की और विद्युत क्षेत्र E2 को यदि आप E2 का जो क्षैतिज घटक देखेंगे तो वो हो जाएगा E2 cos थीटा तो ये लो जी E2 cos थीटा और यहां से देखेंगे लंबवत घटक क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। तो अब देखिए भाई E1 sin थीटा और E2 को sin थीटा परिमाण में बराबर लेकिन दिशाओं में विपरीत तो एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में सेम दिशा में होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो लिखेंगे वियोजित करने पर दोनों के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर बराबर व दिशाओं में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो देखिए भाई अब देखो यहां से हो जाएगा E निरक्षीय परिणामी जो तीव्रता लेंगे वो हो जाएगा अपने पास में क्या
E1 cos थीटा प्लस हो जाएगा E2 cos थीटा। यहां से देखो आगे आ जाएगा माइनस का पी केप। अब आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा ये माइनस का पी केप क्यों आया, क्योंकि देखो विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर थी भाई, इस तरफ, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है भाई, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के क्या है, विपरीत। तो ये पी केप जो है वो विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा को दर्शाता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ई निरक्षीय बराबर आप यहां से लिख सकते हैं क्या, 2E1 cos थीटा और क्या हो जाएगा माइनस का पी केप। क्यों भाई, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, cos थीटा हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से अपन लिख सकते हैं ई निरक्षीय बराबर आप लिख सकते हैं 2 की जगह 2 हो जाएगा E1, तो E1 की जगह ये रहा अपने पास में KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल, हाँ यहां से हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा का cos थीटा रहेगा ही रहेगा, तो ये रहा cos थीटा और इनटू में आपके पास में माइनस का पी केप रहेगा ही रहेगा। यहां से हो जाएगा E वेक्टर, वही बात निरक्षीय वाली अपनी, यहां से हो जाएगा 2K और आप यहां से लिख सकते हैं Q अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो इस cos थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए इधर मैं आपको बता देता हूं निकाल कर, देखो cos थीटा बराबर आपके पास में होता है, देखो LA L बटा KKA, लाल बटा का आपने पढ़ा होगा, तो आपके पास में होता है आधार बटा करण, तो आधार बटा करण। तो देखिए cos थीटा, तो ये रहा देखो थीटा, थीटा के साथ वाली भुजा ये तो हो गई क्या आधार, और करण क्या हो गई ये, तो आपके पास में हो जाएगा cos थीटा, यहां तो हो जाएगा A बट्टा करण हो जाएगी आपके पास में कितनी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 बट्टा 2। तो ये लो जी, यहां इनटू में आप लिख सकते हैं क्या, A बट्टा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 बट्टा 2, और माइनस का जो पी केप था वो वैसा का वैसा रहेगा ही रहेगा। देखो ई निरक्षीय बराबर आप लिख सकते हैं 2K, तो देखो 2A और Q, तो आपने एक चीज पढ़ रखी है 2AQ बराबर आपके पास में था P वेक्टर। क्यों भाई, क्योंकि ये आपके पास में था विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की परिभाषा से, तो यहां से हो जाएगा 2P वेक्टर अपॉन में आपके पास में देखो एक तो घात ये रही आधी ये रही, तो एक आधी कितनी हो गई, डेढ़, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3 बट्टा 2। अब देखिए आप यहां से लिखेंगे जबकि R बहुत ज्यादा बड़ा है ऐसे, अतः आप यहां से लिख सकते हैं E निरक्षीय बराबर आपके पास में हो जाएगा 2P और अपॉन में आपके पास में हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा अपने पास में 0, तो R स्क्वायर की पावर 3 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास में ई निरक्षीय का माना जाएगा यहां से, या ई निरक्षीय या विषुवत रेखा पर आपके पास में हो जाएगा 2P अपॉन R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब, 2K यहां से छूट गया, देखो यहां 2KP अपॉन R क्यूब, तो अपन यहां से लिख सकेंगे 2KP अपॉन R क्यूब। तो ये यदि आपको निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आप यहां से लिख सकते हैं माइनस का 2KP अपॉन R क्यूब। क्यों माइनस का क्यों आया, यहां जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा के क्या है, विपरीत है, तो आप यहां से लिख सकते हैं अतः निष्कर्ष निकलता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होगा। एक बात और करते हैं अपन, तुलना करते, देखो एक तो था अपने पास में ई अक्षीय और एक अपने पास में था ई निरक्षीय। तो देखिए अपने पास में ई अक्षीय का मान था KP अपॉन R क्यूब, और देखो ई निरक्षीय का मान है 2KP अपॉन R क्यूब। देखो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल,
Kp से Kp कैंसिल, दोनों का अनुपात यदि पूछे तो होता है 1:2, अर्थात जो अक्षीय और निरक्षीय दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछे तो कितना होता है 1:2। मैं यहां से लिख सकता हूं E अक्षीय अपॉन E निरक्षीय, तो देखो बराबर हो जाएगा अपने पास में Kp अपॉन आर क्यूब, अपॉन में हो जाएगा 2Kp अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, Kp से Kp कैंसिल, और अपने पास में हो जाएगा E अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2E निरक्षीय। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। अब एक बात बची है बल आघूर्ण के बारे में, जो अपन पढ़ लेंगे। तो आप इसका भली प्रकार नोट्स बना लीजिए, ये क्वेश्चन काफी बार अपने पूछा जाता है।